नमस्कार दोस्तों, आप सबों का अपना एक सर स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है ना? चलिए, ठीक रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, कमेंट से पता चल रहा है कि हाँ, आप लोग एकदम तंदुरुस्त हैं, पढ़ाई में मन लग रहा है। चलिए, ठीक है। तो आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? हरित क्रांति। जी हाँ, जो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कक्षा 12वीं के लिए, 10वीं और 12वीं दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरित क्रांति, पिछले वर्ष हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव पूछे थे। हो सकता है इस बार पूछ दे कि हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या है। जी हाँ, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तो फिर बोलिएगा। 2 से 3 बार वीडियो देखिए। यदि उस वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आता, फिर कमेंट कीजिए, फिर ट्रिक देंगे कि किस प्रकार से समझना है। जी हाँ जी। तो आइए हम देखते हैं हरित क्रांति। तो दोस्तों, मैं आप सबों से पहले ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने, जिन भाइयों बहनों ने एक सर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वह बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैक परीक्षा से संबंधित प्रश्न हम आप सब तक पहुंचा सके। जी हाँ, तो आइए हम देखते हैं हरित क्रांति। भारत 1960 के दशक में खाद्य संकट से जूझ रहा था। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी यह खाद्य संकट से क्यों जूझ रहे थे? इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि ये आज की बात नहीं है, 1960 की दशक की बात है। उस वक्त भारत खाद्य संकट से जूझ रहे थे। जिस प्रकार से आज हमारा देश, आज हमारे देश के सभी नागरिक कोरोना से जूझ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं। लेकिन कोरोना तो एक बीमारी है जिससे हम लोग बच सकते हैं, ठीक ना? हमारे पास उपाय है, लेकिन खाद्य संकट से बचने का क्या उपाय है, किस प्रकार से बच सकते हैं, वो हम जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि 1947 ईस्वी में हमारा देश आजाद हुआ और 1960 के दशक में खाद्य संकट आ पड़े। सोचिए, सोच सकते हैं, यदि कोई घर बना बनाया घर बिगड़ जाता है तो उसे बनाने में फिर कितना मेहनत लगता है। ठीक उसी प्रकार हम सभी भारतवासियों के साथ हुआ था, हमारा भारत देश के साथ हुआ था। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन, भारत और चीन के साथ युद्ध, जी हाँ, बहुत सारे कठिन परिस्थितियों का सामना करके आज ये भारत देश का विकास हुआ है। जी हाँ, तो आइए हम देखते हैं हरित क्रांति के बारे में क्या है। और तो भारत 1960 के दशक में खाद्य संकट से जूझ रहा था। जी हाँ, खाद्य संकट यानी कि खाद्य यानी कि खाने पीने योग्य सामग्री। जी हाँ, ये ना समझ लीजिएगा खाद जो खेत में डालते हैं वो खाद नहीं, खाद्य। जी ठीक है, चलिए। जूझ रहा था, तो जूझ रहा था, क्यों जूझ रहा था? क्योंकि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं थे, इस कारण से जूझ रहे थे। खेती करने की अच्छी तकनीक नहीं थी, इसलिए जूझ रहे थे। गाइडलाइन करने वाले अच्छे वैज्ञानिक नहीं थे, इसलिए जूझ रहे थे। आखिर में इसके पीछे क्या कारण था, वो हम जानने का प्रयास करते थे। आइए, यदि जूझ रहे थे उस, तो हमारे बचाव के लिए कौन से देश आए? आइए देखते हैं। हम किस देश से अपना अनाज का आयात निर्यात करते थे? तो देखते हैं कि वह कौन सा देश जूझ रहे थे। कृषि पैदावार एवं जनसंख्या विस्तार में अनुपात बिगड़ रही थी। जी हाँ, ढंग से कृषि नहीं हो पा रही थी, ढंग से खेती बाड़ी नहीं हो पा रही थी, और जनसंख्या और कृषि का विस्तार बिगड़ रहा था। जनसंख्या बढ़ रही थी और कृषि कम हो रहा था। तो स्वाभाविक है कि खाद्य संकट आना स्वाभाविक है। जी हाँ, खाद्य संकट आना स्वाभाविक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है और कृषि करने और खेती करने वालों की संख्या कम हो रही। यदि खेती हो रहा है तो ढंग से उपज नहीं हो पा रहा है, हम जितना चाहते हैं उतना हो नहीं पा रहा है, तो संकट आना स्वाभाविक है। आइए हम देखते हैं। कृषि पैदावार एवं जनसंख्या विस्तार में अनुपात बिगड़ रहा था। जी हाँ, अनाज की कमी के कारण अमेरिका की गलत नीतियों एवं दबावों के बावजूद अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ रहा था। देखिए, हम लोग अनाज का आयात अनाज कहाँ से लेते थे? जब हमारे पास नहीं थे तो अमेरिका से लेते थे। जी हाँ, अनाज की कमी के कारण अमेरिका की गलत नीतियों एवं दबावों के बावजूद अमेरिका से अनाज आयात करना पड़ता था। उनके गलत नीतियों, उनके दबाव में आके हमें अमेरिका से ही अनाज लेना पड़ता था, क्योंकि वो तो अभी भी सुपर पावर देश है। ये तो बात मान ही रहे हैं, ठीक ना? मानते हैं ना? जी हाँ, तो उनके गलत नीतियों के कारण, ठीक ना,
उनसे हमें अनाज लेना पड़ता था। क्यों? कुछ तो कारण होगा। आखिर हम कोई दूसरा देश से अनाज नहीं ले सकते थे क्या? इसके पीछे क्या कारण था? तो हम आगे देखते हैं कि हमें अमेरिका से ही क्यों अनाज लेना पड़ रहा था। देखते हैं। इस समय सूखे के कारण अनाज उत्पादन का संकट और आर्थिक गहरा हो गया था। देखिए, समय किस प्रकार से मात देता है लोगों को। देखिए, ठीक उसी प्रकार सूखा पड़ गया। हमारे देश में सुखाड़ आ गया, कहता है ना, सुखाड़ आ गया। अभी भी होता है। सावन महीना तो जान रहे हैं सब कोई। जी हाँ, यदि उस सावन महीना में पानी ना पड़े तो क्या हम लोग धान उगा सकते हैं? धान का खेती कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते हैं, संभव ही नहीं है। यानी कि हम लोग जो है ना मानसून पे आधारित कृषि करते हैं, मानसून के पर आधारित कृषि करते हैं। ठीक, तो मानसून बिगड़ जाने के कारण समय पर बारिश नहीं हो सका, लोग खेती नहीं कर सके, तो खाद्य संकट बढ़ना जरूरी है। और खाद्य संकट बढ़ गया। वही बता रहा है कि अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ रहा था। इस समय पर सूखे के कारण अनाज उत्पादन का संकट और आर्थिक गहरा हो गया था। देखिए, आर्थिक गहरा हो गया था। इधर तो हमारा देश पहले आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद हमारे ऊपर खाद्य संकट आ गए। और खाद्य संकट के बाद अब क्या आता है? भारत 1962 ईस्वी में क्या हुआ था? फटाफट कमेंट करो, फटाफट। भारत और चीन के बीच भयानक युद्ध। देखिए, भारत और चीन के बीच भयानक युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? भारत और चीन के बीच भयानक युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के कमेंट किया रे, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इस खाद्य संकट के बीच सोचिए, यानी कि बना बनाया घर उजड़ गया। उजड़ने के बाद कहता है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहां मेरी किश्ती थी डूबी वहां पानी ही कम था। ये कहावत है ना। जैसे पहले तो हमारे भाई जैसे पाकिस्तान ने मुझे धोखा दिया, ठीक ना, अब तो चीन ने भी मेरे ऊपर वार कर दिया। वाह रे वाह, वाह रे समय। देखिए, फिर भी हम भारतीय हैं, हार नहीं माने, डटकर मुकाबला की उस खाद्य संकट का भी, जिस प्रकार से इस कोरोना का डटकर मुकाबला कर रहे हैं हम सभी। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं फिर क्या होता है। खाद्य संकट हो गया। खाद्य संकट बाद युद्ध आ गया। कौन सा युद्ध? तो वह भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। जी हाँ, अब देखते हैं। 1962 के चीन युद्ध एवं 1965 में पाकिस्तान के युद्ध ने अनाज के संकट को और बढ़ा दिया। जी हाँ, 1962 में चीन का युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। इस कारण से क्या हो गया? भारत में अनाज का संकट, खाद्य संकट और भी ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया। अब क्या होगा? क्या आदमी भूखे मरने लगा? अब क्या होता है? देखिए, हमारे पास अनाज का मात्रा बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। जी हाँ, अनाज का मात्रा बहुत कम हो गया। अब क्या होगा? कम हो गया तो क्या होगा? आइए देखते हैं क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, जरूर पूरा देखिएगा, ताकि हरित क्रांति मिनटों में आप लोग लिख दे, मिनटों में लिख दे आप लोग। जी हाँ, 1962 में किसके साथ किसके साथ युद्ध हुआ था? चीन के साथ। 1965 में पाकिस्तान के साथ। जी हाँ, इससे क्या हुआ? अनाज संकट और बढ़ गया, खाद्य संकट और भी बढ़ गया। अनाज खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा भी चुकानी पड़ती थी। कहीं से आप उधार लीजिएगा तो क्या उसको नहीं दीजिएगा? मान लेते हम अनाज अमेरिका से लेते थे, तो उस संकट के बीच अमेरिका ने बोला, हेलो नेहरू जी, आप ही है ना देश का राजा, प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए फटाफट हमारा इतना अनाज दिए, इतना डॉलर हमारा हुआ, फटाफट दीजिए। सोचिए, इधर युद्ध और इधर कर्ज, बीच में है भारत।
एक तरफ आग तो एक तरफ दरिया, बीच में है भारत। पहला पैर लांघता है तो आग में जाता है, दूसरा यदि पीछे आता है तो दरिया में डूबता है। लेकिन हम भारतीय है ना, दरिया और आग का बल को, धक को सहे, और आज अब उभर के कहां सामने आता है। देखिए, हम उनके कर्ज को भी दिए और युद्ध भी जीते। क्या युद्ध भी जीते? जी हाँ। तो कर चुकाने प्रति इस परिस्थिति को निपटाने के लिए कुछ नए उपायों का सूत्रपात किया गया। चलिए, अब हम जगह पे आ गए, सारे संकट को पार कर चुके हैं। संघर्ष करने के बाद सफलता तो जरूर मिलता है। 1960 में क्या हुआ? आर्थिक संकट आया, लेकिन 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ? हर सुबह शाम के बाद एक नया सवेरा होता है, एक नई किरण निकलती है, एक नया उल्लास आता है। ठीक उसी प्रकार से भारत को एक नई किरण की उम्मीद दिखाई दी। तो वह कौन दिखाई दिया? तो नई किरण की उम्मीद थी जो खाद्य संकट को दूर कर सकता है, खाद्य संकट को हटा सकता है। तो वह क्या था? हरित क्रांति। जी हाँ दोस्तों, वह नई किरण का उम्मीद था हरित क्रांति। यही हरित क्रांति, जी हाँ, हरित क्रांति। हरित क्रांति, नया किरण का उम्मीद दिखा, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति भारत में कब आया? तो वह 1966 में, 1966 या 67, ठीक ना, 1966 या 67 के दशक में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ। तो इसका पिता या जनक किसे माना जाता है? इसका पिता या जनक किसे माना जाता है? फटाफट कमेंट करो। जी हाँ, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। जिस प्रकार से भारत में कोरोना का शुरुआत हुआ फरवरी से कुछ, मगर मार्च से प्रकोप दिखने लगा। लेकिन आज जाके मार्च 2020 के बाद आज जनवरी 2021 में भारत में टीकाकरण शुरू हो गया, जो कल दिनांक 16/1/2021 को टीकाकरण लगना शुरू हो गया। और यह टीकाकरण सबसे पहले किसको लगा? जो देश के सेवा में है उन लोगों को लगा। जी हाँ। तो ठीक उसी प्रकार 1960 के बाद 1966 में एक नई किरण की शुरुआत हुई, एक नया सवेरा हुआ। और फिर वहां से क्या होता है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। फिर हुआ कि कुछ नए उपायों का सूत्रपात किया गया, जिसमें एक थी, वह क्या थी? हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 में हुई थी। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। जी हाँ। हरित क्रांति का अर्थ था, हरित क्रांति का क्या अर्थ था? कि इस खाद्य संकट को दूर करना है। हरित क्रांति का क्या अर्थ था? इस खाद्य संकट को दूर करना है। अब हमें खाद्य संकट से नहीं जूझना है, अब हमें खाद्य संकट से नहीं जूझना है। अब हमें अमेरिका से अनाज नहीं लेना, अब हमें फलाना देश से अनाज नहीं लेना, अब हमें भूटान से ये नहीं लेना है, अब हमें अफगानिस्तान से नहीं लेना है, ठीक ना। अब हमारे पास इतना अनाज हो जाए ताकि हम ही किसी दूसरे को दे सके। देखिए, पहले तो हम आग में फंसे थे, दरिया में डूबने वाले थे, मगर वहां से भी पार कर चुके हैं और नई किरण की शुरुआत हुई हरित क्रांति के रूप में। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ सकते हैं। जी हाँ जी, चलिए देखते हैं तो क्या हुआ। हरित क्रांति का अर्थ क्या है आखिर में? हरित क्रांति क्यों लाया गया? हरित क्रांति का अर्थ यही है, विज्ञान, तकनीकी, रासायनिक खाद, उन्नत बीजों का प्रयोग करके अनाज उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी कि HYV प्रकार के बीज को ला करके कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देना, यानी उत्तम प्रकार के बीजों को बढ़ावा देना है, ठीक ना। इससे यानी कि वैज्ञानिक तरीकों से कृषि करना है। आज तक तो अपना मन से कृषि कर लिए, ठीक ना, आज तक तो अपना मन से कृषि कर, लेकिन अब जो करना है वो वैज्ञानिक तरीकों से करना, रासायनिक तरीकों से करना है, ठीक। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? जी नहीं। तो अब बता रहा है
हरित क्रांति का अर्थ था विज्ञान, तकनीकी, रासायनिक खाद, उन्नत बीजों का प्रयोग करके अनाज उत्पादन को बढ़ावा देना। जी हाँ, उन्नत प्रकार के बीजों को ला करके कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देना। यानी कि पहले के जमाने में ऐसे चलिए कोई फसल लगाना है लगा दीजिए, फिर समय हुआ न खाद अच्छी प्रकार के दिए जाते थे, न कीटनाशक दवाइयाँ दी जाती थी, जिसके कारण बहुत से फसल बर्बाद हो जाते थे और बहुत से होते थे। लेकिन इस कारण से आर्थिक संकट बढ़ रहे थे। लेकिन अब MS स्वामीनाथन जी का क्या कहना था कि HYV प्रकार के बीज यानी उत्तम किस्म का बीज लगाना है, उसमें कीटनाशक दवाइयाँ देना है, समय समय पर पानी देना है, ताकि हम सफल किसान बन सके, ताकि हम अपने देश की खाद्य संकट को हटा सके। आइए अब हम देखते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हम पूरा उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक पूरा समझ में जरूर आ गया होगा। उसके बाद क्या हुआ, विज्ञान, तकनीक, रासायनिक, उन्नत बीजों का प्रयोग करके अनाज उत्पादन को बढ़ावा देना। जी हाँ, 1960 के दशक में ही भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात किया गया था। देखो हरित जो ये संकट, हरित क्रांति का सूत्रपात यानी कि ये कब किया गया था, 1960 के दशक में। चूंकि इन सभी कारणों के कारण, युद्ध के कारण, इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के कारण, भारत और चीन के युद्ध के कारण, हम इस हरित क्रांति का सही ढंग से उपयोग 1960 के दशक में नहीं कर सके। क्योंकि उसका हम उपयोग कब किए ढंग से, तो 1966 या 67 के दशक में। दोस्तों अगला देखते हैं, इसका प्रयोग पहले केवल उन राज्यों में किया गया जो पहले से ही अपेक्षाकृत संसाधन रखने वाले राज्य हैं। ठीक, इसका प्रयोग पहले उन राज्यों में किया गया जो पहले से ही कृषि वगैरह करने में बहुत ही उच्च सोच रखते हैं, अधिक कृषि होते हैं, उन्हीं राज्यों में पहले इनका प्रयोग किया गया। ठीक ना। फिर अगला देखते हैं क्या है, तो वह राज्य कौन कौन से, तो हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में थे। इनका यहाँ तक प्रयोग पहले किया गया हरित क्रांति का। उसके बाद देखते हैं निश्चित रूप से हरित क्रांति में अन्न पैदावार में क्रांति आई। यह हरित क्रांति आने से इन सभी राज्यों में पहले हरित क्रांति के अनुसार कृषि किया तो अन्य उपज में क्रांति आ गई। जिस जगह पे, जिस जमीन में मान लेते हैं 2 बीघा में यदि 50 क्विंटल, 2 बीघा में मान लेते हैं कि 50 क्विंटल यदि गेहूं उपज होता है, तो वहां पे कितना हो गया, मान लेते हैं कि 60 कुंटल हो गया, 80 कुंटल हो गया। ठीक ना। तो इससे क्या क्रांति है कि नहीं, यह जो है बहुत ही कामगार है, बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत ही अच्छा क्रांति है। ठीक। उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है या ठीक ना। तो निश्चित रूप से हरित क्रांति में अन्न पैदावार में क्रांति है। हरित क्रांति आने से तो पैदावार बढ़े, क्योंकि हर किसी के हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति के पीछे, हर क्रांति के पीछे उनके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। तो आइए हम इनका सकारात्मक प्रभाव अब क्या देखते हैं। ठीक ना। यह योजना सकारात्मक साबित हुए, ये तो पता चल गया कि सकारात्मक साबित हुए, क्योंकि यह ठीक ना, यह योजना जैसे जमीन का उचित प्रयोग, जमीन का उचित प्रयोग यानी कि एक ही बात हुआ। ठीक ना। जमीन का उचित प्रयोग यानी कि ढंग से जुताई, कुड़ाई, बुआई, ठीक ना, ये सब कुछ जमीन पर ढंग से करने लगे और छोटे छोटे टुकड़ों में भी अच्छा खासा उपज करने लगे। ठीक। अगला क्या, अनाज उत्पादन में वृद्धि, तो ये तो साबित हो गया सकारात्मक प्रभाव इनका ये है। साथ ही यह नकारात्मक भी साबित हुए। अब ये नकारात्मक साबित कैसा हुआ देखते हैं। यह क्रांति का प्रभाव कुछ राज्यों तक नहीं रहा। यह हरित क्रांति से बहुत से ऐसे राज्य रह गए जो वंचित रह गए, हरित क्रांति का लाभ नहीं ले सके। ठीक ना। पहले बचा यदि किसी का कुछ सकारात्मक प्रभाव होता है, उनका नकारात्मक प्रभाव भी जरूर होना आवश्यक है। तो क्या होता है देखते हैं। यह क्रांति का प्रयोग कुछ ही राज्यों तक रहा, यानी कि पूरे देश में यह क्रांति नहीं फैल सका। ठीक ना। ये कुछ ही राज्यों तक सीमित रह गया। ठीक। उसके बाद क्या, अनाज की गुणवत्ता में कमी आई। अनाज की भी गुणवत्ता में, अरे यदि किसी क्षेत्र तक पहुंचे, किसी राज्य तक पहुंचे, तो अनाज की गुणवत्ता में भी कमी आ गई। ठीक ना। उसके बाद क्या, अब ये हरित क्रांति इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, तो वह क्या चावल को हुआ, गेहूं को हुआ, तिलहन दलहन, क्या, फटाफट कमेंट करो।
हाँ गेहूं। चलिए, तो हरित क्रांति आने से गेहूं की उत्पादकता काफी बढ़ा। जी हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं आप सबों से कि हरित क्रांति पूरी तरह से आप लोग समझ गए तो फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, हरित क्रांति क्या है या पूछ दे, हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव को लिखें, नकारात्मक प्रभाव को लिखें। तो हम उम्मीद करते हैं आप सबों से कि आप लोग हरित क्रांति से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग छोड़ के नहीं आइएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ में AK सर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जैक परीक्षा से संबंधित हर एक प्रश्न हम आप सबों तक पहुंचा सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।